नेक्स्ट इट इज कॉस्ट एंड रिस्क स्पेसिफिक टू एमएसएमई लेंडिंग। तो एमएसएमई से रिलेटेड रिस्क कौन कौन से हैं? बैंक क्या है? बैंक एक रिस्क मशीन है। तो बैंक रिस्क उठाता है, उन्हें ट्रांसफॉर्म करता है, उन्हें एम्बेड करता है बैंकिंग प्रोडक्ट्स में, सर्विसेज में। एंड जो बैंक अपने इन रिस्क को इफेक्टिवली मैनेज करते हैं, प्रॉपर वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के ऊपर डिसीजन लेते हैं, तो उन्हें कंपटीशन में एडवांटेज भी मिलता है। तो मैनेजमेंट का मतलब है कि आप कॉन्शियसली रिस्क को लेते हैं एंड फर्दर अगर कोई भी बुरी तरह से चेंजेस रहते हैं मार्केट सिनेरियोज में, तो आप वो अनएक्सपेक्टेड इवेंट से अपने आप को बचा सकते हैं। एंड दैट ऑल इज कवर्ड अंडर द रिस्क मैनेजमेंट इन बैंकिंग। तो रिस्क कौन कौन से कवर्ड है? लाइकवाइज क्रेडिट रिस्क होता है, जैसे कि अगर कोई लोन में डिफॉल्ट कर दे बोरोअर, तो वो जो रिस्क इसमें शामिल रहता है दैट इज कॉल्ड डिफॉल्ट रिस्क या फिर क्रेडिट रिस्क। नेक्स्ट इट इज इंसॉल्वेंसी रिस्क, यानी कि दिवालिया होने के रिगार्डिंग जो रिस्क रहता है, जब आपकी जो लायबिलिटीज हैं वो आपके वायबल जितने भी एसेट्स हैं उनसे बढ़ जाती हैं। ठीक है, यानी कि आपने कोई लोन लिया लेकिन आप चुका नहीं पा रहे हैं। ठीक है, क्यों नहीं चुका पा रहे हैं? क्योंकि आपकी जो लायबिलिटीज है वो ज्यादा है आपके एसेट से, तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा? वाइंड अप करना पड़ेगा। उसके कारण जो रिस्क है दैट इज व्हाट? इंसॉल्वेंसी रिस्क। नेक्स्ट इट इज लिक्विडिटी रिस्क, जब इनसफिशिएंट लिक्विड फंड्स हैं। इनसफिशिएंट लिक्विड फंड्स का मतलब क्या है? लाइकवाइज बैंक ने यहां पर या फिर किसी फर्म ने यहां पर पैसे बोरो किए थे पर्सन ए से। ठीक है, उसके बेस पर वो बिजनेस कर रहा था, उसने बिजनेस में पैसे लगा लिए। यहां पर इसने डिमांड कर दी, यहां पर इसने ड्यू डेट पर, जब भी इसकी ड्यू डेट ड्यू थी, इसने डिमांड रेज कर दी, इसने फर्दर डिमांड रेज करी, लेकिन सी पर्सन ने यहां पर पैसे देने से मना कर दिया। तो उसके कारण अब इसके पास क्या होगी? इसके पास लिक्विडिटी तो है नहीं है, ये पैसे कहां से देगा? तो इस तरह का जो रिस्क रहता है दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज लिक्विडिटी रिस्क। नेक्स्ट इट इज ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल जो रिस्क रहता है दैट इज आल्सो कॉल्ड बिजनेस रिस्क, यानी कि बिजनेस में कौन सी चीज शामिल है? ह्यूमन रिसोर्सेज शामिल है ना। तो डे टू डे ऑपरेशंस के दौरान सिस्टम फेलियर के कारण लोगों ने फ्रॉड कर दिया, सिस्टम का फेल हो गया, कोई आपका ऑपरेशन नहीं हो पाया, उसके कारण क्या है? ऑपरेशनल रिस्क अराइज होता है। नेक्स्ट इट इज मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क क्या है? जैसे जो मार्केट में इंटरेस्ट रेट के अप डाउन के कारण रिस्क रहता है, या फिर हो सकता है कि जो फॉरेक्स प्राइसेस हैं वो अप डाउन हो रहे हैं, उनके कारण जो रिस्क अराइज होता है दैट इज कॉल्ड द मार्केट रिस्क। एंड अदर टाइप ऑफ जो सब कैटेगरीज इसमें शामिल हो सकती हैं, वो कौन कौन सी हैं उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे कि सॉवरेन रिस्क है। सॉवरेन रिस्क का मतलब क्या है? कोई डिफॉल्ट हो गया, कोई रिस्क ऑफ वॉर है, सिविल डिसऑर्डर है। अब आप ट्रेड कर रहे थे बाहर किसी कंट्री के साथ, अब इनमें वॉर शुरू हो गया, तो क्या आपका जो बिजनेस है वो उस टाइम पर चल पाएगा? या आपकी जो पेमेंट्स आनी थी वो हो पाएंगी? नहीं हो पाएंगी। तो इस तरह का जो रिस्क है दैट इज सॉवरेन रिस्क। अगर छोटे लेवल पर कहें तो कंट्री रिस्क, अगर बड़े लेवल पर कहें तो सॉवरेन रिस्क। इट इज सिस्टम रिस्क और इंडस्ट्री रिस्क। सिस्टम रिस्क और इंडस्ट्री रिस्क, एफआई ने, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने लैंडिंग की फर्दर आगे लोगों को, इसने डिफॉल्ट कर दिया, एफआई का पैसा रुक गया। एफआई ने पैसा लिया था बैंक से, इसने डिफॉल्ट कर दिया, एफआई ने डिफॉल्ट कर दिया, क्योंकि इसके पैसे नहीं आए तो बैंक का बिजनेस रुक गया। तो यानी कि एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है, एक पर्सन के डिफॉल्ट करने से बाकी पर्सन्स के ऑब्लिगेशंस भी फुलफिल नहीं हो पाती हैं। वो क्या है? दैट इज अ सिस्टम रिस्क और इंडस्ट्री रिस्क। कंपटीशन रिस्क। कंपटीशन रिस्क तो अराइज हो ही सकता है। पहले आपके प्रोडक्ट की मोनोपोली थी, एक जैसा एक ही प्रोडक्ट था, मार्केटिंग करनी बहुत आसान थी। अब 100 प्रोडक्ट उस तरह के और आ गए, आपको प्राइस भी कम करना पड़ेगा, एडिशनल फीचर्स भी ऐड करने पड़ रहे हैं, प्राइस भी लोअर करना पड़ रहा है। वो किस रिस्क के कारण है? ड्यू टू कंपटीशन रिस्क। फिर बात आती है रिगार्डिंग द इंफॉर्मेशन रिस्क। इंफॉर्मेशन रिस्क, जिस इंफॉर्मेशन के बेस पर आप काम कर रहे हैं, आपने मार्केटिंग की, आपने सर्वे किया, सर्वे के बेस पर आपने देखा कि ये प्रोडक्ट चल सकता है, लेकिन इंफॉर्मेशन गलत थी, आपने कॉस्ट प्रोटेक्शन लगाई, वो इंफॉर्मेशन गलत निकली। ठीक है, उससे आपके प्रॉफिट्स के ऊपर असर पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन रिस्क। नेक्स्ट टाइप जो सब कैटेगरी हो सकती है दैट कुड बी टेक्नोलॉजी रिस्क। टेक्नोलॉजी रिस्क, टेक्नोलॉजी फेलियर हो गया। ठीक है, ये सब क्या है? बेसिकली जो यहाँ पर नीचे हम कवर कर रहे हैं ये सब कैटेगरीज हैं इन्हीं रिस्क की। नेक्स्ट वन इट इज अ कैजुअलिटी रिस्क। हो सकता है ना की एम्प्लॉयज, यानी कि जो मेन एम्प्लॉय है उसके साथ कोई कैजुअलिटी हो गई हो, या फिर प्रीमाइसेस है वो खराब हो जाए, कस्टमर के रिकॉर्ड खराब हो जाए, तो किसी न किसी आपत्ति के कारण जो दिक्कत रहेगी वो क्या है? कैजुअलिटी रिस्क है।
नेक्स्ट इट इज लीगल रिस्क या फिर रेगुलेटरी रिस्क। आपने किसी कानून के दायरे में रहते हुए किसी पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, अब वो कानून ही चेंज हो गया, वो क्या है, लीगल रिस्क है। ठीक है, लाइकवाइज जब यहां पर मर्जर हुआ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एसोसिएट्स का मर्जर हुआ विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इटसेल्फ, तो बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने चेक दिए हुए थे, पीडीसी की फॉर्म में चेक दिए हुए थे, पोस्ट डेटेड चेक दिए हुए थे। ठीक है, तो पोस्ट डेटेड चेक दिए हुए थे, तो इन्होंने, पर्सन ने फाइनेंस किया हुआ था, पर्सन बी ने पैसे फाइनेंस किए थे पर्सन ए को, उसके बदले में चेक लिए थे। अब ये पीडीसी उन्होंने एक पर्टिकुलर डेट के बाद क्या कर दी, इनवैलिड कर दी है। पर्टिकुलर डेट के बाद जो इनवैलिड कर दी, यानी कि जो एसोसिएट बैंक के चेक थे वो पर्टिकुलर डेट के बाद इनवैलिड हो गए। अब इस तरह का जो रिस्क है वो किसके अंदर कवर है, वो रेगुलेशंस के अंदर ही है ना, कि रेगुलेशंस चेंज हो गई, उसके कारण रिस्क हुआ, राइज हुआ। नेक्स्ट जो रिस्क की टाइप है दैट इज अ कंप्लायंस रिस्क। आपने किसी पर्टिकुलर चीज के साथ कंप्लाई नहीं किया, उसके कारण अगर कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, ठीक है, जिसके कारण कोई लायबिलिटी बन जाती है, ठीक है, वो रिस्क। नेक्स्ट इट इज रेप्यूटेशनल रिस्क। अब बैंक ने गारंटी दी, अगर वो गारंटी फुलफिल नहीं करता तो कौन सा रिस्क राइज होगा, रेप्यूटेशनल रिस्क राइज होगा। क्राइम रिस्क, कोई फ्रॉड हो जाता है, साइबर क्राइम होता है, वो किस में कवर होगा, क्राइम रिस्क में कवर होगा। एंड जो रिस्क एरियाज रहते हैं ना, ये सभी इंटरकनेक्टेड रहते हैं, ये सभी क्या रहते हैं, इंटरकनेक्टेड रहते हैं, इनका एक दूसरे के ऊपर क्या पड़ता है, इंपैक्ट पड़ता है। एंड जो EWRM है दैट इज एंटरप्राइज वाइड रिस्क मैनेजमेंट। तो एंटरप्राइज वाइड रिस्क मैनेजमेंट ने एज्यूम किया कि जो सिग्निफिकेंस है आईटी का, कि जिसके थ्रू आप रिस्क जैसे कि ट्रांजैक्शनल या फिर जो उनके ओरिजिनेशन है, डिलीवरी ऑफ रिस्क है, उनको मैनेज कर सकते हैं। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ऊपर मेजरली 4 तरह के रिस्क जो फेस करते हैं वो, दैट इज क्रेडिट और लोन डिफॉल्ट रिस्क, यानी कि जब बोरोअर जो है वो अनेबल हैं पे करने के लिए या फिर वो विलिंगली पे नहीं करते हैं, ठीक है, सो दैट इज व्हाट, दैट इज डिफॉल्ट रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क, यानी कि जो बैंक की कैश रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। देन इट इज इंटरेस्ट रेट रिस्क, तो जैसे जैसे जो इंटरेस्ट रेट है वो चेंज करता है, वैसे वैसे जो लोन की वैल्यू है वो चेंज होती है, सो दैट इज व्हाट, दैट इज अ इंटरेस्ट रेट रिस्क। यानी कि मार्केट फोर्सेस के कारण मे भी हो सकता है कि पहले आपने जो लोन दिया था वो दिया था 9% के ऊपर, एंड फर्दर ये जो लोन है जब मैच्योर हुआ या प्री पेमेंट हो गई तो आप दे पा रहे सिर्फ 8% के ऊपर, तो आपका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन था वो यहां पर कम हो गया। तो ये भी क्या है, इंटरेस्ट रेट रिस्क की टाइप है। देन इट इज फॉरेक्स रिस्क, यानी कि जो इंटरनेशनल बोरिंग अगर आपने कर रखी है फॉरेन करेंसी में, बैंक ने इंटरनेशनल बोरिंग कर रखी है, यानी कि फॉरेन करेंसी में बोरिंग कर रखी है, तो अगर फॉरेन एक्सचेंज का प्राइस चेंज हो रहा है तो आपका जो बोरिंग अमाउंट है वो भी चेंज होगा, तो उसके साथ जो रिस्क एसोसिएटेड है दैट इज फॉरेक्स रिस्क। नेक्स्ट इट इज मार्केट एंड प्राइस रिस्क। तो मार्केट फ्लक्चुएशन के कारण जो प्राइस है उसकी अनसर्टेनिटी रहती है। इसके अलावा जो बहुत सी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, ये पेमेंट्स को डिले करते हैं। एंड फर्दर जो छोटी इंडस्ट्रीज होती हैं उनके पास एबिलिटी नहीं होती कि वो इन बड़ी इंस्टीट्यूट्स के खिलाफ, बड़ी इंडस्ट्रीज के खिलाफ लड़ पाए, ठीक है। फर्दर इन्हें ये भी रहता है कि ये ना हो कि हमसे जो हमारा कस्टमर है, यानी कि जो वो कहीं छूट ना जाए। तो बड़ी इंडस्ट्री के पास बहुत से ऑप्शंस हैं कि वो छोटे सप्लायर से सामान मंगवा सकते हैं। अगर एक छोटा सप्लायर देना बंद भी कर देगा तो बड़ी इंडस्ट्री किसी और सप्लायर से सामान मंगवा लेगी, ठीक है। इसी चीज का बेनिफिट उठाते हुए जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वो जो पेमेंट करते हैं, पेमेंट तो करते हैं लेकिन देयर इज अ डिले इन द पेमेंट। इसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की तरफ से डिले रहता है। एंड फर्दर डिफरेंस हो सकता है मार्केट प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट के बीच में एंड वो प्राइस के बीच में जिसको आपने एज्यूम किया था लोन को ग्रांट करने के समय पर। लाइकवाइज एक प्रोजेक्ट को आपने फाइनेंस किया जहां पर आपने प्रोडक्ट प्राइस सोचा था ₹1000, एक प्रोडक्ट का प्राइस सोचा आपने ₹1000, लेकिन जैसे जैसे मार्केट में कंपटीशन इंक्रीज हुआ, मार्केट में और यहां पर वेंडर्स आ गए और कंपटीटर्स आ गए, उसकी वजह से या फिर हो सकता है कि आपकी ट्रेड कमोडिटी ऐसी हो जिसमें गवर्नमेंट की रेगुलेशंस लगी हो जहां पर आप प्राइस को एक पर्टिकुलर प्राइस से ऊपर नहीं लेकर जा सकते, उसके केस में भी हो सकता है तो आपको प्राइस लोअर डाउन करना पड़ा कंपटीशन के कारण या फिर और रीजंस के कारण, ठीक है।
अब प्राइस हो गया कितना, ₹800। तो यहां पर आपका जो मार्जिन था, प्रॉफिट मार्जिन था, वो कम हो गया। तो इससे जो प्रोजेक्ट है उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर फर्क पड़ेगा एंड अल्टीमेटली रीपेमेंट के ऊपर फर्क पड़ेगा। तो दैट इज आल्सो स्पेसिफाइड एज प्राइस रिस्क। एंड फर्दर क्या हो सकता है कि जो इंडस्ट्री है वो क्या है, कॉम्पिटेटिव प्लेस है, वो क्या है, एक कॉम्पिटेटिव प्लेस है। एंड अगर मार्केट में एकदम से चेंजेस होते हैं एंड टेक्नोलॉजी चेंज होती है एंड प्रोडक्शन का फोकस चेंज होता है, तो जो वेंडर है वो इतनी जल्दी रीएडजस्ट नहीं कर पाएगा कि इस रेज्ड डिमांड को किस तरह से डील किया जाए। लाइकवाइज पहले जो टेलीविजन चलते थे एलईडी से पहले, एक वेंडर था उसका सामान का, जो भी उसके प्रोडक्ट सामान लगता था ना, उसके बीच में जो भी पार्ट्स लगते थे, ठीक है, उन पार्ट्स का वेंडर था, ठीक है, जो सामान को यहाँ पर सप्लाई करता था। अब यहाँ पर टीवी बनने बंद हो गए, तो इन्होंने जो भी यहाँ पर कंपनी से इन्होंने अपना स्टॉक खत्म कर दिया एंड स्टॉक खत्म करने के साथ ही एलसीडी एलईडी की जो प्रोडक्शन थी वो यहाँ पर स्टार्ट कर दी, ठीक है। तो अब इसके पास जो वेंडर के पास स्टॉक था वो बचा रह गया एंड फर्दर एलसीडी एलईडी बननी शुरू होगी, तो इनकी जो डिमांड थी वो चेंज हो गई, यानी कि मार्केट में चेंज हो गई। किसके कारण, टेक्नोलॉजी के कारण, प्रोडक्शन का फोकस चेंज हो गया एंड अल्टीमेटली जो वेंडर था वो इस डिमांड के साथ कॉप अप कर ही नहीं पाया, रीएडजस्ट कर ही नहीं पाया।